तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संख्यात्मक समाकलन। इससे पहले तक का हमने जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें पढ़ा था, जो हमारी जूम पर जो क्लासेज होती थी उन पे पढ़ा था। तो आज यहाँ पे स्टार्टिंग बिल्कुल आज ही इसको स्टार्ट किया चैप्टर को, संख्यात्मक समाकलन। तो संख्यात्मक समाकलन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं या कैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि आपको आंकड़े दिए होंगे। पहले इसको समझो, इसको अपनी थोड़ी देर मैंने पहले इसको लिख लिया था, ये थोड़ा सा कुछ और दिक्कत की वजह से। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ पर। जैसे आपको कोई इंटीग्रेशन दे दिया जाए, इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन दे दिया जाए कि आपको 0 से लेकर 4 तक का आपको समाकलन का मान ज्ञात करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है यहाँ पर। जहां पर ये जो कंडीशन है ये आपको ऑलरेडी दी गई होती कि इसके लिए, किसके लिए, दिए गए आंकड़ों के लिए, कि दी गई सारणी के लिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ कैसे करोगे इसको। yx तो आपके पास है ही नहीं, यानी समाकलन का लिए जो फलन चाहिए आपको वो आपके पास उपस्थित नहीं है। तो समाकलन किसका करोगे फिर यहाँ पर। तो आप जानते हो कि आंकड़ों की मदद से हम क्या बना पाते हैं, संख्यात्मक जो हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस है, संख्यात्मक जो विश्लेषण है, उसके अंतर्गत हम आंकड़ों की मदद से फंक्शन तैयार कर सकते हैं। तो हम फंक्शन तो वहां से ले लेंगे एन की मदद से, और फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर उस पर लिमिट लगा देंगे। तो यही हमारा क्या है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको करना है यहाँ पर कि संख्यात्मक जो विश्लेषण है उसकी मदद से तो फलन लेना है। अब फलन हमने दो तरीके के पढ़े थे, समान अंतराल के लिए एवं असमान अंतराल के लिए। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से होंगे कि यदि आपको दिए गए आंकड़े समान अंतराल पर है तो आप सूत्र कौन सा प्रयोग कीजिए, समान अंतराल वाला, और यदि असमान अंतराल पर दिए गए तो सूत्र कौन सा प्रयोग कीजिए, असमान अंतराल वाला। तो उसमें सबसे पहला सूत्र हम पढ़ते हैं क्षेत्रकलन सूत्र। यहाँ पर संख्यात्मक जो समाकलन उसके अंतर्गत सबसे पहला पढ़ते हैं क्षेत्रकलन सूत्र, कि यदि हमारे पास कोई सीमा दे रखी हो a to b, तो यही मैंने लिखा है कि a to b आपके पास fx dx, इसका आपको मान ज्ञात करना है यहाँ पर। जहां पर आपने अपने इंटरवल को, कि जो भी हमारे पास इंटरवल था a से b, यानी इसमें जो जो बिंदु थे यहाँ पर ये सब के सब पॉइंट होते हैं x की जगह रखने योग्य। यहाँ पर यही होता है ना कि जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट दे रखी है वो हमारे इस a से लेकर b के मध्य जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब x में रखने योग्य होते हैं वो। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इन सब इस इंटरवल के लिए जो fx होता है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ये इसके प्रत्येक पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो वैल्यू देता है। इसका मतलब यही होता है ना, यदि इसको मैं एन के अंतर्गत नहीं पढ़ता तो यही कहता ना कि समाकलन के इस परिमाप या इस परिसर के लिए a से b तक के लिए हमारा जो fx है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी इसके ईच पॉइंट पर ये अपनी वैल्यू देता है प्रत्येक पॉइंट पर यहाँ। तो उस कंडीशन के लिए हम इसको सोल्व करना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास fx नहीं दिया गया होता। तो हमने क्या माना कि हम अपनी जो a से लेकर b तक अंतराल है इसको n छोटे छोटे समान दूरी पर पार्टों में मैं इसको डिवाइड करके इसको सोल्व करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि यदि पहले तो इसका सूत्र आपको जो व्युत्पन्न होगा वो इस तरीके का होता है, मैं इसको पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर कि इसके लिए जो क्षेत्रकलन सूत्र जो व्युत्पन्न होगा वो इस तरीके का होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन आया कैसे वो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि a से b fx dx समाकलन के लिए क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहाँ पर fx की जरूरत है, तो fx की जरूरत को बनाने के लिए हमने क्या किया, इस इंटरवल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितने पार्टों में, n पार्टों में। कैसे किया, इस तरीके से कि b माइनस a अपॉन n, कि b से लेकर जो a तक का इंटरवल था उसको मैंने क्या कर दिया, n पार्टों में डिवाइड कर दिया, और जो वैल्यू है इसको क्या कहा, h का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर। अब इस h को लेते हुए मैंने a के साथ h को एक पे तो कुछ नहीं जोड़ा, 0h जोड़ा, फिर मैंने h इसके साथ एक बार h जोड़ा तो दूसरा पॉइंट मिल गया, फिर 2h जोड़ा तो तीसरा पॉइंट। इसी तरीके से a प्लस nh हमें क्या मिल जाएगा, अंतिम पॉइंट इसके बराबर होगा, वो b के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमें वो पॉइंट मिलने लगेंगे यहाँ पर कि जैसे मैंने इस इंटरवल को a से b तक को n पार्टों में तोड़ा तो ऐसा करने पर हमें n+1 पॉइंट मिलेंगे। तो ये काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इसके लिए के जो हमारा ये इंटीग्रेशन के लिए जो फलन था उसके लिए क्या लिखा कि y बराबर x के लिए स्वतंत्र चर, कि इसके लिए जो स्वतंत्र चर है उनको हमने इस तरीके से लिखा है यहाँ पर कि ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो हमारा फलन है वो इन सभी पॉइंटों पर अपने मान प्रदर्शित करता है। अब वो पॉइंट कहाँ से आएंगे, इस इंटरवल से आ जाएंगे वो, तो क्योंकि इन्हीं के लिए तो करना है आपको यहाँ पर ये सब कुछ। तो हमने क्या देखा कि हमने उस इंटरवल के लिए इन पॉइंटों को कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारे पास है यहाँ पर, ये चीज हम मानकर चल रहे हैं। समान अंतराल पर यदि है, क्या लिखा है यहाँ पर, के लिए स्वतंत्र चर, समान अंतराल है यहाँ पर, ये क्या है, समान अंतराल पर, ये समान दूरी पर, समान अंतराल पर स्थित है। मानों पर फलन का मान इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि x0 पर फलन के मान को y0 कहता हूं, x1 पर y1 कहता हूं, x2 पर y2, x3 पर y3 और xn पर y1। इस तरीके से कहते हैं हम उसको कि x0 के संगत जो भी वैल्यू होगा उसको y0 कहा जाएगा। इसी तरीके से आगे के पॉइंटों के लिए
अब हमें तो करना क्या था, हमें तो a से b f(x) ऑफ dx प्राप्त करना था, तो लिख दिया कि a से b f(x) ऑफ dx। अब मैं यहाँ पर इस a को मैंने क्या मान लिया, x नोट मान लिया कि प्रारंभिक जो लिमिट है उसको क्या कह रहा हूँ, x नोट कह रहा हूँ। तो इस b को कैसे कहूंगा, तो b को इस रिजल्ट के बेसिस पे क्या कहूंगा मैं, x नोट प्लस nh कहूंगा। यहाँ पर b को क्या कहूंगा, इस रिजल्ट के बेसिस पर, जैसा हमने लिखा है ना यहाँ पर n पार्टों में डिवाइड करके, उसके बेसिस पे कैसे लिखूंगा उसको मैं, कि x नोट प्लस nh लिखूंगा। तो लिख दिया फलन अभी भी जो कहते हैं yx dx या fx dx एक ही बात है यहाँ पर। अब हमें इस फलन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि न्यूटन के अग्र सूत्र से हमारे पास समान अंतराल के लिए, क्योंकि जितने आपने पॉइंट लिए वो सबके सब समान डिफरेंस पे है, देखो कोई कहीं ज्यादा दूर नहीं है यहाँ पर ना। इसमें आपको ये भी देखने की सोचने की जरूरत कि आप न्यूटन का अग्र सूत्र प्रयोग करोगे या पश्च सूत्र प्रयोग करोगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी कहा है आपसे, क्योंकि आपसे पूरे इंटरवल के लिए कहा है कि पूरे इंटरवल के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो न्यूटन का अग्र सूत्र से काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमने न्यूटन का क्या लिखा, अग्र सूत्र लिखा यू के पदों में। यू के पदों में न्यूटन का अग्र सूत्र इस तरीके से लिखा जाता है। इसको उठाकर कहां रख दिया, यहाँ किसकी जगह, fx की जगह। अब fx की जगह तो लिख दिया, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारा जो हमें कैलकुलेशन करनी थी या इंटीग्रेशन का जो मान ज्ञात करना था वो तो x के रेस्पेक्ट में करना था, लेकिन हमने जो सूत्र लिखा है वो u के पदों में लिखा है। तो ये तो गलत लिखा कि फलन है यहाँ पर x के पदों में, लिख दिया u के पदों में। तो या तो क्या हो, इसको वहां पे x के वाला फलन लिखो, और या क्या करो, यहाँ पर जो dx जो एडिशनल है इसको u के पदों में चेंज करो। जो इसकी लिमिट जो x के लिए दे रखी थी, अब उसको भी किसके लिए चेंज करो, u के लिए। तो वही काम हमने यहाँ पर किया कि इस फलन को तो लिख दिया u के रूप में यहाँ पर। फिर हमें अब एक तो किसकी जरूरत है यहाँ पर, कि एक तो dx को चेंज करना है। तो dx को चेंज करने के लिए हमारे पास रिजल्ट होता है u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन h होता है। क्या होता है, u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन h होता है। तो हमने इस u का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो क्या बना du अपॉन dx, इधर से x का हो गया 1, ये हो गया 0, तो क्या बचा नीचे h, तो h को लिख दिया यहाँ पर। हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx को कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, h du आ गया। तो dx की जगह क्या लिख दूंगा मैं, h du। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया। h एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी यहाँ पर, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस है दो क्रमागत बिंदुओं के लिए। तो h तो आ जाएगा यहाँ, और जो dx था उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, du। ये भी आपको प्राप्त होगा यहाँ पर, du लिख दिया आपने। अब इसकी सीमा को चेंज करो, तो सीमा के लिए हमने देखा कि जो पॉइंट हमारा बदल रहा है वो कौन बदल रहा है, x बदल रहा है। तो जब लोअर लिमिट यानी जब मैं x नोट लिखूंगा यहाँ पर इसकी जगह, तो x नोट में से x नोट चले जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0, यानी लोअर लिमिट तो क्या आ जाएगी 0। फिर अपर लिमिट लिखूंगा, अपर लिमिट क्या है, x नोट प्लस nh। तो मैंने इस x की जगह क्या लिख दिया, x नोट प्लस nh माइनस x नोट से x नोट गया, s से h गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई यहाँ पर, ठीक है। n आ गई तो हमने देखा कि अब इसकी लिमिट क्या हो गई, कि जो हमने पहले x नोट से लेकर x नोट प्लस nh तक लिया था, अब उसकी लिमिट क्या आ गई, 0 से n आपको प्राप्त हो गई। यहाँ पर कितनी प्राप्त हो गई, 0 से n हमें प्राप्त हो गई, लिमिट 0 to n। और जो x था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, u के पदों में। यानी अब इसका आसानी से u के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, और यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आगे हमने इसको देखा थोड़ा सा, तो हमारे पास होगा तो हमने इसका क्या किया, अब समाकलन किया। तो करो समाकलन, यहाँ पर h को बाहर रखा, बाहर रख दिया h को। सबसे पहले f ऑफ x नोट एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, u लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा f ऑफ x नोट u। फिर यहाँ देखा u, तो u का कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ आ जाएगा डेल f ऑफ x नोट, डेल f ऑफ x नोट आ गया, इसको भी लिख दिया डेल f ऑफ x नोट यहाँ पर। इसी तरीके से आगे देखें यहाँ पर तो क्या मिलने वाले हैं, अब आ जाएगा दूसरा। ये तो यहाँ तक तो हो ही गया था, यहाँ से देखिए u से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया था, u स्क्वायर का हमने जब अवकलन किया तो कितना आ गया, u क्यूब, समाकलन कर रहे ना, तो u क्यूब अपॉन 3। फिर यहाँ पर आ गया था u का किया तो क्या आ गया, माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2, और जो फैक्टोरियल 2 बचा था उसको इसके साथ ले लिया, कैसे लिख दिया, डेल 2 f ऑफ x नोट लिख दिया, और आगे गए यहाँ पर। फिर हमने यहाँ किया, यहाँ देखा कि सबसे पहले हम इन दोनों को तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यानी u गुणा u माइनस 1 गुणा u माइनस 2। तो यहाँ से मैं इसको लिखूँ u को अलग करके, तो इन दोनों का परिणाम आता है u स्क्वायर माइनस का 3u प्लस का 2। मल्टीप्लाई किया u से तो ये बन गया u क्यूब, फिर बन गया u स्क्वायर, और फिर बन गया 2u। इस तरीके से ये बन गया यहाँ पर। जब इसका मैंने अवकलन किया तो ये क्या बन गया, u4 अपॉन 4। क्या बन गया यहाँ पर, u4 अपॉन 4 पहले वाले का। यहाँ से देखा जब मैंने इसका, अवकलन नहीं समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर, बार बार अवकलन बोल रहा हूँ।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू क्यूब का कितना आ जाएगा, u4/4। यहाँ से इसका देखा तो इसका कितना बन जाएगा, u3/3। 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का कितना आ जाएगा, u क्यूब। उससे और आगे जाऊंगा तो यहाँ से देखो जो 2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, u²। और बाहर क्या मिलने वाला था, बाहर हमें मिलने वाला था डेल क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा डेल क्यूब f(x0) डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आगे यहाँ पर। तो ये हमने जब इसका समाकलन किया तो हमें ये रिजल्ट परिणाम में प्राप्त होता है। अब इसकी सीमा हमारे पास क्या है, इसकी सीमा हमारे पास है कहाँ से कहाँ तक, हमारे पास सीमा है इसकी 0 से लेकर n तक, क्योंकि देखो सीमा कहाँ है, 0 से n तक, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया 0 to n। अब मैं इस पर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, h गुना n ऑफ f(x0) प्लस n²/2, यहाँ आ जाएगा डेल टू f(x0), फिर आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा n³ माइनस का n²/2 डेल स्क्वायर f(x0), फिर आ जाएगा n4/4 माइनस का n³ प्लस का n² डेल क्यूब f(x0) डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक सूत्र प्राप्त होता है, और इसी सूत्र का नाम क्या है, क्षेत्रकलन सूत्र कहा जाता है। सूत्र, ये सूत्र हर प्रकार के, यदि आपका कोई क्वेश्चन है और उसको इस तरीके से आप सोल्व करना चाहते हो तो हर प्रकार के क्वेश्चंस को ये सोल्व कर सकता है यहाँ पर। अब ये जो सूत्र है वो डिपेंड करता है सिर्फ n के ऊपर, ये जो सूत्र है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करता है। और n के बारे में हम जानते हैं कि n तो हमारी रैंडमली ली गई जो वैल्यू थी वो थी कि n हमने कहाँ से लिया था, कि हमने हमारे पास जो इंटरवल था उसको हमने तोड़ा था किसमें, n पार्टों में। हमारे पास इंटरवल की वैल्यू क्या थी, a to b f(x) dx, ये थी हमारे पास। हमने इसको ब्रेक किया n पार्टों में, और कैसे लिखा, b माइनस a/n इक्वल टू h। तो डिपेंड किस पर कर रही है, वो n के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो n की इस वैल्यू को लेकर हम अनोदर इसके जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि अलग अलग नामों से एक सूत्र का रूप धारण करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो सामान्य हो गए यहाँ पर, ये तो हर प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब हमारी दिक्कत यहाँ से पैदा हो जाती है कि n की वैल्यू को हम कितने पार्टों में तोड़े यहाँ पर, और कितने पार्टों में तोड़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है कि n का मान आप सबसे छोटा लिया, सबसे छोटा क्या ले सकते हैं, 0 तो ले नहीं सकते भाई, 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 0 ले लो बताओ क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। कहाँ से इनफाइनाइट पदों में तोड़ दिया आपने, तो यहाँ पर यानी h की वैल्यू के लिए इनफाइनाइट ले, गलत हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू को ले सकता हूँ 1, तो मैंने क्या किया, b माइनस a/1 कर दिया, यानी पूरे को किससे तोड़ दिया, मात्र एक पार्ट में तोड़ा, एक पार्ट में तोड़ा। तो यहाँ देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर b माइनस a क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, a, और दूसरा क्या जाएगा यहाँ पर a प्लस h, बस 2 ही पॉइंट आपको मिलेंगे, यानी ये हो जाएगा x0 और ये क्या हो जाएगा x1, मात्र 2 पॉइंट आपको मिले। अब 2 पॉइंटों के लिए सूत्र में हम n की वैल्यू क्या लिख देंगे, मैं n की वैल्यू क्या लिख लूंगा, मैं 1 लिखकर इसको सोल्व कर लूंगा यहाँ पर। तो ऐसा करने पर ये हमें एक सूत्र का निर्माण करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे हमारे पास जो इंटरवल था हमने उसको कैसे लिखा कि हमारे पास था x0 से लेकर x0 प्लस nh, ये था। हमने n की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली। तो जैसे इसमें 1 की वैल्यू ली हमने, तो यहाँ पर कितना आ गया, x0 से लेकर क्या आ गया, x0 प्लस h तक हमें प्राप्त हुआ। जबकि हमारा जो प्रश्न था वो तो वास्तव में कहाँ तक था, यहाँ तक था, x0 से लेकर x0 प्लस nh तक। तो अभी तक तो हमें 1h तक प्राप्त हुआ। तो दूसरी बात क्या लिखूंगा मैं, x0 प्लस h से लेकर x0 प्लस 2h तक जाऊंगा, इसी तरीके से 3 तक जाऊंगा। तो वास्तव में हुआ क्या कि जो इंटरवल a से b तक था उसको हमने n पार्टों में डिवाइड कर कर n बार इसका समाकलन किया और फिर उन सभी को जोड़ा तब परिणाम ज्ञात किया। तो प्रोसेस कितनी लेंथी होगी, समय कितना लगेगा उसमें यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें पहला रिजल्ट मिला कि n का मान 1 लेकर, फिर हमने क्या किया, n का मान 2 लिया। यानी अब जो इंटरवल थे हमारे, जैसे मैं इसको 0 से 4 लिखता हूं, तो मैंने इसको लिखा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से मैंने इसको पार्टों में तोड़ दिया। तो पहला तो हम कहाँ तक, 0 से 1 तक गए थे, फिर 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक। तो इसमें तो हम एक एक डिस्टेंस यानी h की वैल्यू 1 1 लेते हुए गए। अब h का मान मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पर, यानी 0 से 2 पर चलेगा, 2 से 4 पर चलेगा, तो 2 स्टेप में क्लियर है। यहाँ पर परिणाम कितने में आ गया, 2 स्टेप में हमारी क्लियर हो रहा है। तो n के इस तरीके से अलग अलग मान लेने पर हमें कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं और उन्हीं सूत्रों के मान हम रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला सूत्र आता है ट्रेपीजोइडल। सबसे पहला सूत्र क्या आता है आपका, ट्रेपीजोइडल का आता है यहाँ पर। तो उसको समझते हैं यहाँ पर कि कौन सा सूत्र हमारा ट्रेपीजोइडल का सूत्र कहलाता है। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा आता है, ट्रेपीजोइडल का।
ट्रेपीजोइडल सूत्र। उपरोक्त परिणाम में हम n के विशेष मान लेकर निम्न सूत्र प्राप्त करते हैं। अब निम्न सूत्र कौन से? सबसे पहला है n बराबर 1 लेते हो तो, यदि n बराबर 1 लेते हो तो जो बनने वाला सूत्र है वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रेपीजोइडल सूत्र कहलाएगा वो। n का मान यदि आप 2 लेते हो, n बराबर 2 लेते हो, फिर इसको सोल्व करते हो तो उस कंडीशन में हमारा जो सूत्र है वो क्या कहलाएगा? सिम्पसन एक तिहाई नियम। उस सूत्र का नाम क्या होगा? सिम्पसन एक तिहाई नियम कहलाएगा। तीसरा है n का मान यदि 3 लेकर, यानी डिवाइडेशन संख्या कितनी लोगे? 3 लोगे, और उस परिस्थिति में कैसे लिखोगे? n बराबर 3 के लिए तो ये क्या कहलाएगा? सिम्पसन का 3/8 नियम। सिम्पसन का 3/8 नियम। चौथी कंडीशन है यदि n का मान यदि मैं 6 ले लेता हूं डायरेक्ट ही, कि 6 के मैं टुकड़े बना रहा हूं वहां पर, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाता है? हमारा वेडले नियम कहलाता है। वेडले नियम वो कहलाता है। तो इस तरीके से इसी सूत्र में n के कुछ इस तरीके से मान लेने पर हमें 4 सूत्रों की प्राप्ति होती है। ट्रेपीजोइडल सूत्र, सिम्पसन एक तिहाई नियम, सिम्पसन का 3/8 नियम एवं वेडल नियम। ठीक है, तो इनको बारी बारी से हम प्रूव करते हैं कि किस तरीके से इन सूत्रों का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। क्लियर? तो आगे देखते हैं इन सूत्रों को, समझना कि किस तरीके से हम इनको प्राप्त करने वाले हैं यहाँ पर एक एक को। तो सबसे पहले सूत्र की बात करूं मैं यहाँ पर, ट्रेपीजोइडल सूत्र। यहाँ पर तो ट्रेपीजोइडल सूत्र के लिए हमने लिखा है कि n का मान कितना लेना होगा? हमें यहाँ पर 1 लेना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और n का मान 1 लेकर इसको प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमने कौन सा लिखा? ट्रेपीजोइडल, या इसको समलंब नियम भी कहते हैं इसको। समलंब चतुर्भुज नियम या ट्रेपीजोइडल सूत्र। अब ऐसा क्यों होता है कि हम इस सूत्र हमने वास्तव में जो व्यापक रूप पढ़ा था वो हमने किसका पढ़ा था? हमने क्षेत्रकलन का। और इनमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो एक क्षेत्र के द्वारा डिफाइन होता है, यानी इनके द्वारा जो प्राप्त आंसर्स होते हैं वो एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे एरिया को। तो इस सूत्र के द्वारा जो एरिया होता है वो एज ए समलंब चतुर्भुज के जैसा प्राप्त होता है। इस कारण से सूत्र का दूसरा नाम क्या है? समलंब चतुर्भुज नियम भी है, या इसको क्या कह सकते हैं? इसको ट्रेपीजोइडल रूल कह सकते हैं इसको, या सूत्र कह सकते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? सबसे पहले n का मान 1 लेंगे। तो मैं लिखता हूं, चूंकि यदि a to b fx of dx, यदि हमारे पास a से b fx of dx, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि x0 से लेकर x0 प्लस nh fx dx। ठीक है, और इसके लिए यदि मैं क्षेत्रकलन सूत्र लिखूं ऊपर वाला, तो कैसे लिखा जाएगा क्षेत्रकलन सूत्र? इस तरीके से लिखा जाएगा कि n of f of x0 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल f of x0, फिर इसी तरीके से आ जाएगा n क्यूब बाई 3 माइनस का n स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा डेल 2 f of x0। इस तरीके से सूत्र बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उपरोक्त सूत्र में n बराबर 1 लेने पर, कि हमने क्या कर दिया? उपरोक्त सूत्र में n बराबर क्या ले लिया? 1 ले लिया यहाँ पर। अब 1 लूंगा तो देखो हमारे पास बनेगा क्या? यहाँ से x0 से लेकर क्या बन जाएगा? x0 प्लस h बन जाएगा। यहाँ पर ये fx dx ही रहेगा, और इधर को जाऊं यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो मुझे क्या मिलेगा? h गुणा n की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 1, तो 1 की वजह से क्या आ जाएगा? f ऑफ x0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा क्या? 1/2 डेल f ऑफ x0 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/3 माइनस का
1/2 इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा मुझे डेल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, और बाकी भी इसी तरीके के पद। लेकिन हमने क्या देखा कि जब n का मान मैं 1 लेता हूं तो मेरे पास प्राप्त होने वाले पद कितने होंगे यहाँ पर, कि मेरे पास प्राप्त होने वाले पॉइंट कौन कौन से होंगे। तो मैं लिखता हूं चूंकि n बराबर 1 पर जो स्वतंत्र चर होंगे हमारे पास कौन कौन से होंगे, x नॉट कोमा एक्स नॉट प्लस एच, दो स्वतंत्र चर होंगे। अब इनके द्वारा प्राप्त अग्रांतर, अब दो स्वतंत्र चर है तो इनके द्वारा प्राप्त जो अग्रांतर होगा वो कितना प्राप्त होगा, तो इनके द्वारा जो प्राप्त अग्रांतर वो भी कितना संभव है, केवल प्रथम कोटि का। तो इनके द्वारा जो प्राप्त अग्रांतर वो कितने का तक संभव है, प्रथम कोटि का। तो इस वजह से मैं आगे के अग्रांतर यहाँ पर प्राप्त हो नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट ही दो है यहाँ पर। तो एक तो कौन कौन सा, n बराबर 1 लूंगा तो सिर्फ दो पार्ट मिलेंगे मुझे, एक तो x नॉट और एक कौन सा मिलेगा, x नॉट प्लस h। तो बाकी के लिए क्या होगा, तो बाकी के लिए तो रिजल्ट प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ही सिर्फ 2 है, और हम जानते हैं कि अग्रांतर सारणी के माध्यम से कि जितने हमारे पास चरों की संख्या होती है उससे एक कम कोटि का हम अग्रांतर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, क्या लिख सकता हूं मैं आगे, इंप्लाइज दैट कि द्वितीय एवं उच्च कोटि, या लिख सकता हूं अतः द्वितीय एवं उच्च कोटि के अग्रांतरों की उपेक्षा करने पर तो इस वजह से हमने क्या किया, आगे के जो हमारे पास हायर ऑर्डर के हमारे पास जो डिफरेंशिएशन जो हमें प्राप्त होंगे, अग्रांतर जो प्राप्त होंगे फॉरवर्ड डिफरेंस, उनको हमने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिए। तो छोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा h गुणा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 1/2 डेल्टा, यहाँ पर क्या है डेल्टा, और आप जानते हो कि डेल्टा के साथ यदि ऐसा लगा हो कि डेल्टा ऑफ y1 हो तो इसे लिखा जाता है y2 माइनस y1, कि इससे अगला जो पद होगा उसमें से पहले यानी खुद को घटाया जाता है प्रथम डेल्टा के लिए। तो उसके बेसिस पे यदि मैं इसको खोलूं तो यहाँ पर कितना एक्स नॉट है यहाँ पर, तो एक्स नॉट को मैं कैसे खोलूंगा, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा कैसे, कि मैं इसको लिखूंगा एफ ऑफ x1 माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट, इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास जो रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला वो इस तरीके का मिला। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और सोल्व करता हूं, तो दो जगह एक्स नॉट के पद है, इनको थोड़ा कंबाइन करके हम अलग से लिखते हैं, क्योंकि इससे आगे तो हमने लिख ही लिया था यहाँ पर कि केवल प्रथम कोटि का अग्रांतर प्राप्त किया जा सकता है, बाकी के कितने हो जाएंगे सबको सब में उपेक्षा कर देंगे, तो सिर्फ दो पद मिलेंगे, एक तो ये वाला एक ये वाला। यहाँ पर इसके साथ डेल्टा लगा हुआ तो डेल्टा को खोलूंगा तो इस तरीके से ये बनेगा। अब इसको आगे मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास देखो h गुणा, यहाँ से देखा कि इतना ये है और इतना ये है यहाँ पर, लेकिन ये पूरा है, ये कितना है आधा है, तो इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा कि 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट मुझे प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2 एफ ऑफ एक्स वन मुझे यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसको एक एज ए रिजल्ट ले लिया यहाँ पर, ये x1 है यहाँ पर, मैंने इसको क्या ले लिया, एक परिणाम के रूप में ले लिया, इसको क्या ले लिया, समीकरण नंबर 1 का नाम ले लिया यहाँ पर इसको, कि ये जो मुझे दो पदों को लेकर एक्स नॉट और केवल एक्स नॉट प्लस एच को लेकर जो मुझे रिजल्ट मिला उसको मैंने क्या ले लिया, इस तरीके से लिख लिया उसको यहाँ पर, ठीक है। आगे हम इसको और रूप भी दे सकते हैं यहाँ पर कि जो एफ ऑफ एक्स नॉट है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, वाई नॉट कह सकता हूँ यहाँ पर। तो चलो एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको क्या लिखा कि माना कि जो एफ ऑफ एक्स नॉट है उसको कैसे लिखा जाएगा, वाई नॉट के द्वारा लिखा जाएगा, और जो एफ ऑफ एक्स वन उसको कैसे लिखा जाएगा, वाई वन के द्वारा लिखा जाएगा। तो इसी कंडीशन को अगेन मैं यहाँ पर लिखूं, इसको मिटाकर यहाँ से, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, h गुणा 1/2, ये तो बन जाएगा वाई नॉट और ये क्या बन जाएगा 1/2 वाई। इस तरीके से मैं सूत्र को यहाँ पर लिख सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर सभी का? सभी का क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम आगे के पद जो है उनको और ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो आगे की टर्म्स क्या होंगी, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल x नोट प्लस एच तक ज्ञात किया था, तो आगे की टर्म्स और होंगी यहाँ पर। तो आगे की टर्म्स के लिए मैंने क्या लिखा, इसी प्रकार यदि हमारे पास ये होता कहां से, x नोट प्लस एच से होता कहां तक, x नोट प्लस 2h तक, और यहाँ पर होता उसी तरीके से f ऑफ dx, तो इसका परिणाम कैसा होता, तो इसका परिणाम इसकी बेसिस पर ही होता कि h गुणा
बाहर आ जाता है h गुणा, हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन शामिल हुआ था गणना में, x नॉट और x नॉट प्लस h, यानी x नॉट तथा x1 शामिल हुआ था। तो परिणाम में भी क्या आया कि दोनों के 1/2 लगाते हुए y नॉट तथा y1 हमें मिले। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा कि एक हमें क्या मिलेगा y1 और एक क्या मिलेगा हमें y2 मिल जाएगा यहाँ पर इस वाले में, कि जैसे यहाँ पर दोनों जब x नॉट तथा x1 शामिल हुए तो परिणाम क्या हुआ y नॉट तथा y1। इसी तरीके से जब x1 तथा x2 शामिल होंगे तो यहाँ क्या मिलेगा y1 तथा y2। और देखिए और क्या आ जाएगा, x नॉट प्लस 2h से लेकर यदि x नॉट प्लस 3h की गणना मुझे करनी हो और किसके लिए f ऑफ x dx के लिए, तो उसका परिणाम इसी तरीके से कितना आ जाएगा h गुणा, उसका परिणाम इसी तरीके से कितना आ जाएगा h गुणा y3, यहाँ से कितना आ जाएगा y2, क्योंकि y2 है ना यहाँ पर ये, तो y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस है बीच में, तो उसके तरीके से इसको लिख लिया। और आगे की पद भी आपको इसी तरीके से मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके से मैं डायरेक्ट इसका nवां पद लिख देता हूँ यहाँ पर, लास्ट का पद यहाँ पर, तो अंतिम पद यहाँ पर इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया इसका अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या होगा, ये इससे एक कम है, इससे एक अधिक है। हमने पॉइंटों को कहाँ तक माना है, हमने शुरुआत से लेकर एंड तक माना था, n पॉइंट तक। तो कैसे लिखा कि ये तो हो जाएगा x नॉट प्लस n माइनस 1h से ये कहाँ तक पहुंच जाएगा x नॉट प्लस nh तक, और यहाँ पर आ जाएगा fx dx, और बराबर परिणाम कैसे लिखा जाएगा h गुणा ये क्या आ जाएगा yn माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा yn, और डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से इसको, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, समीकरण नंबर 1 था, यहाँ पर पहले हमने इसको लिख ही लिया था। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, और इसी तरीके से हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो इन सभी को उठाकर कहाँ रख दिया हमने यहाँ पर, इस समीकरण में सभी को उठाकर कहाँ कर दिया, जोड़ा इनको, कि समीकरण 1 2 3 4 सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड करके देखिए तो परिणाम क्या मिलेगा, अब सभी को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो समीकरण 1 2 3 4 सभी को ऐड करने पर समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और इसी तरीके से प्लस 4, क्योंकि 4 थोड़ा सा आगे जाके हमने लिखा था कुछ पदों को नेगलेक्ट करने के बाद, कि हमने कुछ पद इसी तरीके से और निकाले, उसके बाद चौथे पद को लिखा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये हमारा चौथा पद होगा, ठीक है। अब देखिए इनको मैं जोड़ू तो मेरे को देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहला रिजल्ट क्या रहा है, x नोट से लेकर x नोट h तक, फिर दूसरी तरफ क्या आएगा प्लस x नोट h से लेकर 2h, फिर 2h से 3h, और वैसे कहां तक जाएगा n माइनस h से लेकर nh तक। तो ये तो जो हमारे समाकलन होते हैं उनका क्या होता है, श्रृंखला नियम है कि a के इंटीग्रेशन को आप n पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कि a टू b यदि आपके पास yx dx है तो आप इसे छोटे छोटे, यदि a से b तक के अंतराल को यदि छोटे छोटे उप भागों में बांट देते हो, जैसे a को हमने क्या कहा, a नोट का, फिर a1 पे गया ये, फिर a2 पे गया, a3 पे गया, इस तरह से लास्ट में कहां तक गया an को किससे नोट कर दिया b। तो क्या हो जाएगा यही कि a नोट से a1, a1 से a2, a2 से a3, a3 से a4, इस तरीके से लास्ट में an-1 से an यानी बराबर b तक। तो वो ही कंडीशन हमारी यहाँ पर मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, हम इन सभी का जैसे ही एडिशन करेंगे तो परिणाम हमें वही मिलेगा जो हमारी फाइनल इसकी लिमिट थी। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन x नॉट से लेकर x नॉट प्लस nh सभी का ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो जहां से शुरुआत की थी वहां से एंड तक की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। और क्या होगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा fx dx। इधर को मैं जाऊं तो सभी में से मैंने किसको कॉमन ले लिया, h को कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब h को कॉमन लेकर यदि आगे मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है आगे यहाँ पर। पहला देखो, सबसे पहले आया 1/2, उसके साथ क्या है y1 1/2 के साथ, फिर अगले में देखो y1 तो दोबारा रिपीट हो गया, तो 1/2 यहाँ से 1/2 वहां से, दोनों मिलकर y1 तो कंप्लीट हो गया। फिर y2 आया, एक y2 यहाँ मिला तो अगले में भी y2 मिल गया, एक y2 यहाँ मिला तो अगले में भी आपको y2 मिल गया। फिर y3 आया, y3 अगले में मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते यहाँ पर दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ, सबके सब कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन लास्ट वाले के लिए तो कोई पद मिलने वाला है ही नहीं यहाँ पर आगे, तो अंतिम पद का कोई नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जो पहला पद है इसका भी कोई आपको जो दूसरा जो पार्ट है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि बीच वाले सभी जो पार्ट है उनके जो पद है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इनके कहां से होंगे, तो इनके नहीं हो सकते। तो इन दोनों को हमने अलग से लिखा कि y नोट का भी कोई नहीं मिला दूसरा, और yn का भी कोई दूसरा नहीं मिला, तो ये दोनों तो अलग हो गई। और बाकी सभी ने क्या मिलकर क्या बना दिया,
पूरे पूरे बना दिए पर कि y1 y2 y3 y4 इस तरीके से कहां तक yn-1 तक, क्योंकि yn को तो आप यहाँ इंक्लूड कर चुके हो तो वो तो यहाँ आ गए यहाँ पर। इसका यदि मैं एलसीएम लूं तो मैंने 2 को यहाँ ले लिया बाहर यहाँ पर, तो ऐसा करने पर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा कि y0 प्लस yn प्लस का 2 गुणा y1 y2 y3 इस तरीके से yn-1 इस तरीके से मुझे क्या प्राप्त होगा, इसका परिणाम प्राप्त होगा। यही आपका क्या कहलाता है, ट्रेपीजोइडल का नियम कहलाता है। यही आपका जो हम पढ़ रहे हैं यही क्या है आपका ट्रेपीजोइडल का नियम है। तो ये हमारा पहला सूत्र है ट्रेपीजोइडल का सूत्र, जहां पर हमने हमारे जो इंटरवल था a से b उसको इस तरीके से, वास्तव में हमारा इंटरवल तो क्या था a से b f(x) ऑफ dx, तो हमने उन्हें से n सब पार्टों में डिवाइड करके इस तरीके से n पार्ट हमें प्राप्त मिले कि एक पहले बिंदु पर जो मान होगा वो y0 होगा, फिर y2 होगा, फिर y1 होगा, इसी तरीके से एंड के लिए क्या होगा yn प्राप्त होगा। तो ये तो हमारे पॉइंट हो गए, उनके लिए मान हो गए। तो इस तरीके से उन सभी मानों को यदि मैं यहाँ लिखता हूँ ज्ञात करके, तो मुझे इस इंटीग्रेशन पर इस फलन की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर। अब देखिए आगे, तो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं अब सिम्पसन का 1/3 नियम यहाँ पर। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, ट्रेपीजोइडल का नियम हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, सिम्पसन का 1/3। तो अगला परिणाम होगा सिम्पसन का 1/3 नियम। सिम्पसन का 1/3 नियम को कैसे इंडिकेट करते हैं कि यदि हमारे पास इंटीग्रेशन को मैं ऐसे डिनोट करूं, यहाँ पर x0 प्लस nh, ये वास्तव में है a से b, यहाँ पर कि जो वास्तव में हमारा जो वैल्यू है ना वो तो उसी तरीके से है, इंटीग्रेशन a से b yx dx को आप fx के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको यदि मैं इस तरीके से लिखूं x0 प्लस nh yx dx, तो सिम्पसन का 1/3 जो नियम है वो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। किस तरीके से कि h/3, कि यहाँ जो h था, जो h/2 बना, वो यहाँ पर क्या बन जाता है 1/3 नियम में h/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा y0 प्लस yn हमें प्राप्त हो जाएंगे, फिर 4 गुणा यहाँ पर, फिर आगे का रिजल्ट क्या होगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा y1 y2 y4 इस तरीके से पद। अगला क्या हो जाएगा 2 गुणा y3 y6 y9 इस तरीके से आगे yn-3 तक, और यहाँ पर बाकी के जो पद। तो हमने क्या देखा कि सिम्पसन का 1/3 नियम भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर, कि इसमें कुछ पद तो ऐसे आते हैं कि जो कि 3 के मल्टीपल हैं, और कुछ ऐसे सॉरी इसमें जो पद आते हैं वो किसके रूप के आते हैं, यहाँ पर 2 के मल्टीपल के आते हैं। यहाँ पर जो पद आते हैं वो 2 के मल्टीपल के आते हैं, 2 4, तो ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये भी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ कैसे आता है कि 2 4 6 ऐसे इसी तरीके से लास्ट में क्या लिख दूंगा yn-2 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये हमारा सिम्पसन का 1/3 नियम ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पदों की व्यवस्था इस तरीके से है। ठीक है,
तो इसको याद करने का तरीका भी आपका बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पर कि 1/3 नियम है तो h/3 कर दूंगा यहाँ पर पहला तथा अंतिम पद को ऐड करके लिख दूंगा। उसके बाद 4 गुना वो सारे पद जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है, वो सारे पद जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है। तो 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जितने भी पद मिलेंगे वो सब इसमें आएंगे और ये सारे पद वो आएंगे जो कि 2 के मल्टीपल है, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरीके से n-2 तक यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे पदों को हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिम्पसन का एक तिहाई नियम वाला सूत्र यहाँ पर। अब इसको व्युत्पन्न कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनकी जो डेरिवेशन है वो भी पूछ लेता है कि न्यूटन वो कोट क्षेत्रगलन सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि सिम्पसन का एक तिहाई नियम इस तरीके से होता है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, आए हुए भी हैं एग्जामों में। तो थोड़ा सा हम इनको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो यहाँ पर हम इसको व्युत्पन्न करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि माना a to b fx of dx, उसको हमने कैसे लिख लिया यहाँ पर, इस इंटीग्रेशन की सीमा हमने चेंज करके कैसे लिखी है, x0 से लेकर x0 प्लस nh, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा fx dx या y dx, जो भी ऐसा है ना इस तरीके से yx dx, तो कोई भी एक फॉर्म यहाँ पर हम ले लेंगे। तो क्या लिया fx dx और यहाँ से क्या आ जाएगा x0 प्लस nh। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्रगलन सूत्र वो इस तरीके से दर्शाया जाता है। कैसा दर्शाया जाता है, क्षेत्रगलन सूत्र की सहायता से। क्योंकि क्षेत्रगलन सूत्र, तो क्षेत्रगलन सूत्र कैसा होता है, a to b fx dx इज इक्वल टू x0 से लेकर x0 प्लस nh fx dx, h गुणा आगे यहाँ पर क्या लिखा था हमने n y0 लिखा था, फिर क्या आया था n स्क्वायर अपॉन 2, y0 का मतलब f ऑफ x0 ही यहाँ पर। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा लिखने में दिक्कत है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, yx की फॉर्म में लिख सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको yx की फॉर्म में लिख देता हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है कि चाहे इसको आप yx लिखो चाहे इसे कैसे लिखो f ऑफ x लिखो इसको। तो n स्क्वायर यहाँ आ जाएगा डेल y0, फिर आ जाएगा n क्यूब अपॉन 3 माइनस का n स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा डेल 2y0। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या होता है 1 फैक्टोरियल। इस तरीके से कुछ पद आगे और यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस क्षेत्रगलन सूत्र में n की वैल्यू कितनी लेंगे 2, क्योंकि n की वैल्यू 1 ली थी हमें ट्रेपीजोइडल सूत्र प्राप्त हुआ था। यहाँ पर n की वैल्यू 2 लूंगा तो कितना प्राप्त होगा, सिम्पसन का एक तिहाई नियम यहाँ पर। तो n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, x0 से लेकर x0 प्लस 2h, x0 से लेकर x0 2h, यहाँ आ जाएगा yx dx इक्वल टू h गुणा हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 2y0, यहाँ पर आ जाएगा 4 को कैसे सोल्व करूँ यहाँ पर, क्योंकि नीचे भी 2 लगा हुआ है तो कैसे लिख दूँ उसको, मैं केवल 2 लिख सकता हूँ। तो 2 डेल y0 और आगे बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8/3 माइनस का यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 2 है नीचे 2 है तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें इस तरीके का परिणाम प्राप्त हो जाएगा डेल 2y0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब आगे हमें क्या लिख दिया, आगे के पदों की उपेक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने n का मान 1 लिया था तो हमें यहाँ पर क्या मिला था, 2 पद मिले थे, एक तो x0 एक x0 प्लस h। जब n का मान 2 लूंगा तो कितने पद मिलेंगे मुझे 3। तो आगे के पदों की हमने क्या कर दी यहाँ पर उपेक्षा। किस कारण से की, ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि किस कारण से इनकी उपेक्षा की, यहाँ पर आगे उपेक्षा करने पर, उपेक्षा किस कारण से की, चूंकि n का मान 2 पर, n का मान जब 2 लूंगा तो इसमें शामिल होने वाले जो पद होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, x0 x1 एवं x2, इतने होंगे ना यहाँ पर, कि जब मैं क्या करूंगा यहाँ पर n का मान 2 लूंगा तो शामिल होने वाले पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, मात्र 3 यहाँ पर। अब 3 पदों के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है, केवल द्वितीय कोटि का, केवल डेल 2 f ऑफ x0 ही प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो इन 3 पॉइंट के द्वारा केवल क्या प्राप्त हो सकता है, डेल 2 f ऑफ x0 प्राप्त हो सकता है। तो आगे हम क्यूब पे तो जा नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, इस वजह से हमने आगे के पदों क्या कर दी, उपेक्षा है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि x0 से लेकर x0 प्लस 2h yx dx इक्वल टू h मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा तो ये मिला हमें 2y0, और आगे बढ़े तो इसको खोला तो ये मिला 2 गुणा y1 माइनस y0। किसके कारण मिला पता है ना आपको, एक कि प्रथम अग्रांतर को कैसे खोलते हैं,
कि यदि नोट हो तो इसे अगले वाले में से इसको घटा देते हैं। द्वितीय कोटि को कैसे बोलते हैं कि दो पद इससे आगे जाएंगे, इस नोट से कहाँ जाएंगे, दो पद आगे, तो पहले जाओगे तो 0 से 1, 1 से 2, तो ये तो क्या बन जाएगा y2, फिर -2y1, फिर एक पद ऐसे दो के माइनस के साथ आता है, आप देखना पीछे जब हमको पढ़ाया था वहां पर, और लास्ट वाला पद क्या आ जाएगा y0 यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे इस वाले को कि y2 - 2y1 प्लस का y0, किसको, द्वितीय कोटि को। तृतीय कोटि को कैसे बोलते हैं यहाँ पर कि डेल क्यू y0 को हम बोलते हैं y3, कि ये जो नोट है वो कितने स्थान आगे चले जाता है, 3 स्थान आगे, यानी y3 पे पहुंच गया, -3y2 आ जाता है और प्लस का 3y1 आ जाता है, और फिर लास्ट में क्या आ जाता है, माइनस का y0। इस तरीके से हम इनको खोलते हैं यहाँ पर। तो सभी को ये चीज याद होनी चाहिए, कम से कम तीसरी कोटि तक तो आपको याद होना ही चाहिए यहाँ पर। तो हमने 3 कोटि तक इसको याद कर रखा है। तो उसके बेसिस पर पहला जो अग्रांतर है वो तो कैसे खोला जाएगा, यहाँ पर पहला वाला इस तरीके से, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 8/3 से इसका एलसीएम में ले लो, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2/3 मिला, तो यहाँ आ गया 2/3, और जैसे इसको खोला एक काम हो रहा है, 2 से 2 को भी काट दो तो कितना मिला, सिर्फ 1/3, तो मिला क्या यहाँ पर 1/3। इसको मैंने खोला तो सबसे पहला कौन मिलेगा मुझे, y3, क्योंकि हमने देखा था, सॉरी 2 पॉइंट आगे जाओगे तो y2 मिलेगा, -2y1 और प्लस का क्या मिलेगा, y0। ये हमने खोलकर इसको लिख दिया, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर सोल्व किया तो हमारे पास h, सभी के सभी पद हैं जिनमें समान वैल्यू मिले, उनको एक साथ करेंगे यहाँ पर। तो यहां हमने देखा कि हमारे पास y0 यहाँ पर भी है और y0 यहाँ पर भी है, एक तो y0 यहाँ है, एक y0 यहाँ है, जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव, तो ये y0 तो गया यहाँ से बचा सिर्फ कितना, 1/3। तो मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ कि y0 हमें कितने मिले, सिर्फ 1/3 y0 मिले। फिर y1 पे आ जाओ, तो देखो यहाँ से कितना मिला आपको, 2y1 पॉजिटिव, यहाँ से कितना मिला, माइनस का 2/3, y1 जो मिला वो किसका मिला, नेगेटिव। दोनों का एलसीएम लिया यहाँ पर इसके साथ, तो कितना परिणाम प्राप्त होगा, देखो यहाँ से देखो y1 को कॉमन ले लिया, तो आगे से तो बचा 2 पॉजिटिव, तो और नेगेटिव कितना बचा, 2/3। y1 को देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो y1 यहाँ से कितना मिला, 2 पॉजिटिव, और यहाँ से कितना मिला, 2/3 नेगेटिव। सोल्व किया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 में से 2 गए तो 4, तो कितना मिला फाइनली 4/3 y1। तो y1 कितना लिख सकता हूं मैं, 4/3 y1 लिख सकता हूं। अब बचा क्या, y2 बचा यहाँ पर, तो y2 के लिए देखा यहाँ पर, तो y2 कितना मिला, सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1/3, तो 1/3 मैंने क्या लिख दिया, y2 को लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो आगे भी हम इसी तरीके से और पदों को लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं समीकरण मान रहा हूँ 1 नंबर यहाँ पर, कि हमने जब x0 से लेकर x0 + 2s तक का जो मान ज्ञात किया है, उससे प्राप्त होने वाले रिजल्ट को हम किसके द्वारा कह रहे हैं, समीकरण नंबर 1 के द्वारा उसको इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो उसको किसके द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 के द्वारा। अब आगे हम इसी तरीके के परिणाम और लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरीके के परिणाम हम आगे और लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो आगे क्या लिखें, एक तो लिखेंगे ये जो कि कहां से जाएगा, x0 से लेकर 2s से लेकर 4s तक, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी x0 + 2s से लेकर x0 + 4h, यहाँ पर आ जाएगा yx dx बराबर, यहाँ से आ जाएगा h गुणा वैल्यू होगी यहाँ पर 1/3। अब देखो यहाँ पर क्या अंतर है दोनों में, कि जब हमने यहां से यहां तक के इंटरवल को लिखा तो इसमें 3 पॉइंट शामिल थे, कौन कौन से, x0 x1 x2, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर ऐसा मिला कि पहला है 1/3 के साथ आता है, दूसरा पॉइंट 4/3 के साथ आता है, तीसरा किसके साथ आता है, 1/3 के साथ यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा आपका y2 था ये, तो क्योंकि 2h जुड़ा है तो 2h वाले को हम क्या कहते हैं, y2। फिर माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस का 4/3, ये बन जाएगा आपका y1, ठीक है, बढ़ रहा है ना यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, y3 बनेगा ये। इसके और आगे गए तो कितना आ जाएगा, 1/3 और ये आ जाएगा y4। इस तरीके से हमें पदों की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से और आगे बढ़ूं मैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x0 + 4s से लेकर x0 + 6h, और यहाँ पर आ जाएगा yx dx, h गुणा पहला पॉइंट क्या मिलेगा, 1/3
ये कितना मिलेगा, क्योंकि 4h तक पहले जो 4h यहाँ से, तो ये मिलेगा y4, यहाँ से मिलेगा 4/3 y5 और ये मिलेगा 1/3 y6। इस तरीके से ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 3 नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ पद आगे और लिखेंगे यहाँ पर। तो ऐसे मैंने n वर्स का पद लिख लिया, तो n पद के लिए क्या होगा, x0 प्लस, हमने देखा कि 2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, तो 2 के डिफरेंस को हमने क्लियर करने के लिए इसको कैसे लिखा यहाँ पर कि x0 प्लस n-2 और साथ में क्या लिखा h। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x0 से लेकर कहां तक गए, ns तक यहाँ पर, और क्या आ जाएगा yx dx इज इक्वल टू h गुणा यहाँ से कितना मिलेगा, देखो 1/3, तो 1/3 के साथ क्या आ जाएगा, सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, n-2, तो y n-2, फिर आ जाएगा 4/3, इसके साथ कौन आएगा, इससे अगला पॉइंट, तो इससे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा y n-1, और लास्ट का पॉइंट किसके साथ आएगा 1/3 और ये आ जाएगा yn, ये हो जाएगा हमारा चौथा पॉइंट। तो समीकरण 1 2 3 4 सभी को ऐड करने पर यहाँ पर समीकरण 1 2 3 4 सभी को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर और परिणाम को देखते हैं। समीकरण 1 2 3 4, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और इसी तरीके से 4 को हमने जोड़ा है यहाँ पर। तो जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड तो पहले की तरह कि पहली सीमा थी x0 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक और लास्ट में n तक। तो वो तो कंप्लीट आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या देगी, x0 से लेकर x0 प्लस nh, साथ में क्या मिलेगा yx dx। इधर को देखा सभी में से क्या कॉमन आ सकता है, h कॉमन आ सकता है। अब यहाँ से देखो 1/3 किसके साथ आ रहा है, y0 के साथ, फिर यहाँ पर देखा 4/3, तो 4/3 देखो दूसरी जगह y1 के साथ और जगह हमें कहीं मिल रहा है क्या यहाँ पर, तो कहीं नहीं मिल रहा है। ये भी y2 है, वो y2 एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, तो अंतिम पद तो रिपीट हो रहा है, लेकिन पहले तथा दूसरे पद बिल्कुल रिपीट नहीं होते। तो पहले पद को तो मैंने यहाँ लिख दिया अलग से 1/3 y0 लिख दिया। जो 4/3 वाले पद है वो भी कहीं पर रिपीट नहीं हो रहे, तो इनको भी अलग से लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इनमें पहला पद कौन सा मिला, y1 मिला मुझे यहाँ पर। अब देखो y जो अगले पद है जो कि किस कौन कौन से मिल रहे हैं, जो अंतिम पद है वो 2 की रिपीटेशन में आ रहे हैं यहाँ पर कि 1/3 y2 यहाँ पर भी आएगा और 1/3 y2 यहाँ पर भी आएगा, फिर जो y4 है वो यहाँ पर भी आ रहा है, ऐसे हर पद में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 4/3 वाले ये तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन अंतिम जो है ये वाला रिपीट हो रहा है। तो इसको मैंने कहां से लिखा कि एक यहाँ से दोनों का ऐड करके लिखा, तो कितना आ गया 2/3 और ये मिला y2। ऐसे अगला क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला रिपीट होगा तो ये क्या बनाएगा, y4 बनाएगा, फिर ये वाला अगले में रिपीट होगा तो ये क्या बनाएगा, y6 बनाएगा। तो इन सभी तो मिलकर कितना बनाती है, yn-2। अब यहाँ पर देखो y बनाया, उसके बाद कौन आएगा अगले में से, y3 आ गया, इसको लिख लिया, फिर y5 आ गया, इसको अलग से लिख लिया, इसी तरीके से yn-1। ठीक है, तो इन सभी पदों को तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर देखो अंतिम जो पद बचता है ये किसके साथ ऐड होगा, क्योंकि आगे कोई पद है ही नहीं यहाँ पर। यदि इसके आगे श्रृंखला होती तो इसके पहले पद से ये जुड़ता, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये पद भी क्या रहेगा, शेष रहेगा। तो ये भी कहां पर बच गया, इसके साथ बच गया yn के साथ यहाँ। ठीक है, अब सभी का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पर। तो एलसीएम लिया तो मेरे पास परिणाम क्या आ जाएगा कि h/3 यहाँ पर आ जाएगा y0 प्लस yn, और क्या होगा 4 गुना y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस yn-1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस इस तरीके से yn-2। और यही आपका क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, सिम्पसन का 1/3 नियम कहलाता है। x0 से लेकर x0 प्लस nh yx dx इंटीग्रेशन a to b yx dx। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सिम्पसन का 1/3 नियम कहलाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास ही जो भी 3-4 सूत्र में सभी को बारी बारी से व्युत्पन्न करना है इनको यहाँ पर। एक बार आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।